हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, कक्षा 6 इतिहास का। तो इसका नाम क्या है, यह है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। मतलब किताबें और कब्रें जो हैं उनसे हमें, प्राचीन काल की किताबें और कब्रें जो है उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, उसके बारे में हम आज गहराई से अध्ययन करेंगे। तो ये अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि प्राचीन समय के लोग कैसे रहते थे। जैसे आज हम लोग रहते हैं, अच्छे से पक्का घर बना के, सुव्यवस्थित सड़कें, जलापूर्ति, पानी जो है हमारे डायरेक्ट घर में आता है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम हमने बनाया हुआ है। हम लोग जो है वो किस प्रकार के यातायात परिवहन का यूज करते हैं। जैसे हम अगर कोई ऑफिस जाता है तो बाइक से जाता है, कार से जाता है, बस का भी उपयोग करते हैं, ट्रेन, हवाई जहाज, इस प्रकार का हम उपयोग करते हैं। तो इसे हम रहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन समय के जो लोग थे वो किस प्रकार से रहा करते थे, वो भी हम आज इस अध्याय में जानेंगे। इसके विचार क्या थे, वो किस प्रकार की उनकी सोच थी। ठीक है, आज हमारा जो युग है वो मॉडर्न युग है। ठीक है, तो हमारी सोच किस प्रकार उन लोगों से अलग है, या उन लोगों की सोच किस प्रकार आज की जो हमारी जनरेशन है उससे अलग है, वो हम जानेंगे। उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं कैसी थी। ठीक है, उनकी सांस्कृतिक और परंपराएं कैसी थी, हमारी आज की जो सांस्कृतिक और परंपराएं हैं वो उन लोगों से कैसे अलग है, वो भी हमें जानने को मिलेगा। किस प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती है अभी, उस टाइम पे किस प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती थी, कौन से धर्म को लोग अधिकतर मानते थे। आज जो है वो भारत में हिंदू धर्म को अधिक माना जाता है, उसके बाद मुस्लिम, बौद्ध, बाकी भी काफी सारे धर्म है। तो उस समय भी कौन से धर्म हुआ करते थे, वो भी हमें जानने को मिलेगा। और उन सब के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, ये जो जानकारी है वो हमें कैसे मिलती है, तो वो हमें इस टॉपिक में हमें यही बताया जाएगा कि ये जो जानकारी है वो हमें मुख्य रूप से किताबों से मिलती है, और उस समय की जो कब्रें हैं उससे भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। वो हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से किताबों से हमें क्या प्रकार की जानकारी मिलती है, और कब्रों से हमें क्या जानने को मिलता है। ये अध्याय में हम इस अध्याय में मुख्य रूप से पुरानी किताबों, जिन्हें कि हम ग्रंथ कह सकते हैं, और कब्रों या स्मारकों से प्राप्त जानकारी पर चर्चा की गई है। ठीक है, मेन जो मुद्दा है इसमें यही है कि पुरानी किताबें, ग्रंथ और कब्रें जो हैं उनसे हमें किस प्रकार की और क्या क्या जानकारी मिल सकती है, मिली है, या जिसकी अभी खोज चल रही है, वो सब हम आज इसमें विस्तार से जानने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा। हम इसमें आज काफी सारी अच्छी अच्छी बातें जानेंगे, और आप लोगों को कई सारी बातें ऐसी होगी जो शायद आज पहली बार पता लगेगी कि अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, चलिए। तो पुरानी किताबों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, प्राचीन समय में लिखी गई किताबें। ठीक है, प्राचीन समय में कौन सी किताबें लिखी गई वो हम देखेंगे। समाज किस प्रकार का था, कौन से धर्म को लोग मानते थे, किस प्रकार के रीति रिवाज और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताती है। ठीक है, मुख्य प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये सब, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो है ये हिंदू धर्म के चार प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, ये ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत में लिखे गए थे। चारों के चारों जो ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखे गए हैं। इनमें धार्मिक मंत्र, समाज की व्यवस्था और ज्ञान विज्ञान की बातें की गई है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो इन चारों ग्रंथों में लिखे गए हैं। समाज की व्यवस्था, उस प्रकार का समाज जो है वो किस प्रकार का था, किस प्रकार के नियम थे समाज के, वो सब इसमें बताया गया है। ज्ञान विज्ञान की बातें जो है, ज्ञान जो मिलता है वो भी, आप अगर ये चारों पढ़ोगे ग्रंथ तो उसमें आपको काफी सारा ज्ञान मिलेगा। ठीक है, और विज्ञान की बातें भी काफी सारी बताई गई है उसमें। ऐसा नहीं है कि बस ज्ञान ही ज्ञान है, विज्ञान से, साइंस से रिलेटेड भी उसमें काफी सारी बातें हमें अगर पढ़ते हैं तो देखने को मिलती है। और कुछ अन्य ग्रंथ है, जैसे जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथ, त्रिपिटक और अग्नि, ये जो है ये भी दो ग्रंथ मिले हैं, भी उस समय के समाज के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म में तो ये चार वेद मिले ही हैं, चार ग्रंथ। ठीक है, जिन्हें हम वेद कहते हैं। उसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी हमें कुछ ग्रंथ मिले हैं, मुख्य रूप से दो। ठीक है, त्रिपिटक और अग्नि। किताबें किस चीज पर लिखी जाती थी। ठीक है, अब उस समय ऐसा तो था नहीं कि अपन ने पेपर लिया, जैसे आज के समय में पेपर पे लिखा जाता है, वैसे उस समय तो पेपर की खोज हुई नहीं थी। तो उस समय के लोग क्या करते थे,
ताड़ के पत्रों और भोजपत्र पर लेखन किया जाता था। जैसे कि ये मेरा डायग्राम जो दिखाया हुआ है यहाँ पे, यह है ताड़ पत्र का। ठीक है, ये ताड़ पत्र पर ऐसे इस प्रकार से ये इन्होंने धागा लगा दिया यहाँ पे, और ये एक जैसे अभी के जमाने में किताब रहती है ना, उस प्रकार की इन्होंने एक किताब बना ली। ठीक है, तो इसमें वो लिख दिया करते थे, एक पन्ना पलटा एक पन्ना पलटा ऐसे। और उसके बाद भोजपत्र, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला है भोजपत्र। इस प्रकार का रहता है भोजपत्र, और ये है क्या, ताड़ के पत्ते, ताम्रपत्र भी इनको बोलते हैं। ठीक है, कुछ लेख तांबे की पट्टियों ताम्र पत्तों पर भी लिखे जाते थे। ठीक है, तांबे की जो पट्टियां रहती थी उन पे भी कुछ लेख लिखते थे, उन्हें ताम्रपत्र कहा जाता था। ठीक है, वो प्राचीन ग्रंथ और उनकी जो भाषाएं हैं वो किस प्रकार की थी। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, लगभग 3500 साल पुराना है ये ग्रंथ ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ, इसमें भजन और मंत्र है। ठीक है, ये अपन ने आगे भी डिस्कस किया था। संस्कृत, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाओं में लिखी गई कई प्राचीन किताबें हमें समाज के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो अब इससे क्या पता लगता है हमें, तो जो उस समय का जो युग था, ठीक है, उसमें मुख्य भाषाएं जो कौन सी थी, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। ठीक है, ये जो भाषाएं थी ये मुख्य रूप से जो ग्रंथों के लिए थी, वो यही मुख्य भाषा हुआ करती थी। ठीक है, तो इसी में अधिक लोग पढ़ना लिखना, इसी पढ़ना तो नहीं बोल सकते, लेकिन लिखने की जो भाषा थी वो उस समय यही तीन भाषा हुआ करती थी, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। तो ये एक जानकारी हमें वहां से मिले, जो वेद है या फिर जो भी ग्रंथ है उनसे हमें ये बात एक कंफर्म हो गई। ठीक है, उसके अलावा कुछ किताबें ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती थी और कुछ भोजपत्र पर, जो मैंने आपको आगे दिखाया है। किसने लिखा और कैसे लिखा। ठीक है, इतिहास में हमें ज्यादातर राजाओं और अमीर लोगों की बातें मिलती है, क्योंकि वही लिखवा सकते थे। अब वही क्यों लिखवा सकते थे, क्योंकि ये जो लेखन की प्रक्रिया होती थी ये थोड़ी महंगी हुआ करती थी। ठीक है, तो अब जो बेचारा गरीब आदमी है, जिसकी व्यवस्था थोड़ी सी, जो थोड़ा गरीब आदमी है, जिसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर है, अब वो तो उनको लिखवा नहीं सकता था। ठीक है, और उसको लिखवाने का क्या मतलब आया, तो राजा जो रहते थे वो अपनी ख्याति, जैसे राजा ने कहीं पे युद्ध लड़ा, राजा वो युद्ध जीता, तो वो उसने लिखवाया, ताम्र पत्र पे लिखवा दिया, उसने ताड़ के पत्र पे लिखवा दिया। वही लोग जो है, राजा और अमीर जो लोग होते थे, वही अधिकतर लेखन का कार्य किया करते थे। ठीक है, ताकि इतिहास उनकी बातों को जान सके। ठीक है, जैसे कि हम अभी आगे भी देखेंगे, वही लिखवा सकते थे। आम लोग और व्यापारी किसान, इनकी कहानियां लिखित रूप से कम मिलती है, लेकिन लोक कथाओं में इनका जिक्र है। जैसे कि कोई कोई किसी ने अगर लोक कथा लिखी है तो उन्होंने इनका जिक्र कर दिया। ठीक है, लेकिन ये लोग जो है, ये लोग जैसे लाखों करोड़ों में से कोई एक दो होंगे जो लिखवा सकते थे, क्योंकि अगर वो अमीर थे तो वो लिखवा दिया करते थे। अब लेकिन सबकी तो व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि वो सभी लिखवा सके। ठीक है, उसके बाद उस समय हस्तलिखित पांडुलिपियां बनाई जाती थी। ठीक है, कुछ मशीन वगैरह का तो आविष्कार हुआ नहीं था, जो भी काम होता था वो हाथों से ही लिखा जाता था। अब जैसे कि ये ताड़ के पत्ते जो होते थे और भोजपत्र जो होते थे, अब इन पे किसी ने अगर एक बार लिख दिया तो ऐसे तो नहीं है कि ये मतलब जीवन भर ही चलता रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता था, जैसे कुछ समय बाद जैसे ताड़ के पत्र है, अब वो खराब होने लग गए, भोजपत्र खराब होने लग गया, तो फिर क्या होता था, वो जो लिखा हुआ रहता था ना, उसको एक दूसरा आदमी उसको वापस से लिखता था, नए ताड़ के पत्र पर, नए भोज पत्र पर, ताकि वो जो कुछ टूटा फूटा, जैसे वो खराब हो गया तो उसमें मिट गया, या फिर कहीं होता है ना, जैसे कुछ पत्ता वगैरह रहता है तो वो तो अब चल नहीं सकता ना जीवन भर, कुछ समय के लिए ही वो रहता है, 2 5 10 साल के बाद उसको वापस से लिखना पड़ता था। तो उससे क्या हुआ, जैसे कुछ जानकारियां रहती है ना, तो वो पूरी नहीं मिल पाई हमें। वो क्या है, जैसे उन्होंने कुछ चेंज कर दिया, जैसे ये अमीर लिखा हुआ है ना, मान लो हमें तो ये साफ साफ दिख रहा है अमीर। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ थोड़ा सा ये फट गया तो वो इसको अमीर की जगह अमर भी लिख सकता है। ठीक है, राजाओं और अमर लोगों की बात है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा ही नहीं है, कई सारी चीजें जो है वो हमें लिखावट में त्रुटि भी हो जाती थी, क्योंकि वो बार बार लिखते थे। अब किसी की भाषा किसी को समझ में आई नहीं आई, किसी का जैसे अपना भी रहता है ना, अपनी जो अपन लिखते हैं, तो वो कई बार क्या होता है, जैसे सामने वाला दिख रहा है तो वो उसको समझ नहीं पाता कि इसने क्या लिखा हुआ है, तो वो लिखने में कुछ शब्द ऊपर नीचे भी हो जाते थे। तो कई सारी चीजें जो है जो हमें गलत भी पता है, ऐसा भी है। ठीक है, उसके बाद पांडुलिपियां और उनकी खोज। कुछ किताबें अब भी मंदिरों और पुराने लाइब्रेरियों में मिलती है।
तो अधिकतर जो पांडुलिपियां थी वो हमें कहाँ से मिली? वो मंदिरों से मिली, राजा महाराजाओं की जो महल थे, ठीक है, या फिर जो पुरानी लाइब्रेरी, उस पुराने जमाने की जो लाइब्रेरीज हुआ करती थी वहां पे हमें मिली है, ठीक है। और वो जो पंडित और ब्राह्मण जो लोग रहते थे उनके घरों से भी कुछ ना कुछ मिला है। ताड़ के पत्रों पर लिखी किताबें जल्दी खराब हो जाती थी, इसलिए बहुत कम बची है, ठीक है, जैसा मैंने बताया था ना, खराब हो जाती थी। अब जैसे कोई कोई तो रहते थे जो उनको बदलते रहते थे, जैसे उन्होंने नया नया लिखते रहते थे। अब कुछ थी जिन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो खराब होगी, ठीक है। अब ये आप देखिए, ये एक डायग्राम यहाँ पे ऋग्वेद की पांडुलिपि का ये एक पन्ना है। भुज वृक्ष की छाल पर लिखी वह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छपने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ पे सुरक्षित रखा गया है इसको? इस पांडुलिपि को पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। अगर आप जानना चाहो तो वहां पे जाके इसको साक्षात देख सकते हो, इसके दर्शन कर सकते हो। शिलालेख और अभिलेख ये क्या होते हैं? जैसे शिलालेख अधिकतर जैसे जो पत्थर होता है उसको बोला जाता है शिला, ठीक है। तो पत्थरों पे या फिर कोई कठोर जो सतह होती थी उस पे जो लिखा लिखा जाता था उसको कहते थे शिलालेख, ठीक है। शिलालेख क्या होते हैं? पत्थरों, तांबे की प्लेट्स, ठीक है, तांबा उस जमाने में तांबा अधिक प्रचलित था, और अन्य धातुओं पर लिखी गई जानकारियां, मतलब जो भी कठोर सतह होती थी उस पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसे कहते थे शिलालेख। अभी भी उसे शिलालेख ही कहते हैं। इसमें राजाओं के आदेश, युद्धों की कहानियां और दान दी गई संपत्तियों का विवरण होता है। राजा अगर कुछ आदेश दिया करते थे तो वो शिलालेख पर लिखवा के, जैसे कुछ बड़ा सा पत्थर लिया उस पे उन्होंने लिखा, और मेन मार्केट में जहाँ भी वो आदेश देना चाहते हैं वहां पे उन्होंने रख दिया। अब वो क्या, वो मिटेगा तो नहीं, है ना, वो कई सदियों तक रह सकता है, ऐसी जो चीजें रहती है। और कहानियां, किसी की युद्धों में कुछ कहानियां, कोई राजा जीत के आया है तो उसने वो अपनी ख्याति के लिए क्या करता था, वो ऐसे कहानियां शिलालेखों पे लिखवा के और रखवा देता था सब तरफ। और दान दी गई संपत्तियों का विवरण, जैसे कि ये वाली जो चीज है ये आप आज भी देख सकते हो। जैसे हम अगर कहीं पे जाते हैं, मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह कहीं भी, तो वहां पे क्या होता है, जैसे किसी ने कुछ पंखा वगैरह दान किया, है ना, तो वो क्या करते हैं, पंखे पे अपना नाम लिखवा देते हैं कि ये मेरे द्वारा भेंट किया गया है, ठीक है। अपन मंदिर की सीढ़ियों पे भी चढ़ते हैं, बड़े बड़े मंदिर रहते हैं ना, तो वहां पे सीढ़ियों पे भी लिखे रहते हैं उनके नाम कि किसने क्या दान दिया, किसने क्या, तो वो भी एक तरह का शिलालेख है क्योंकि वो कठोर सतह पे लिखा गया है, ठीक है। उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख, तो अशोक ने काफी सारे शिलालेख लिखवाए थे। उसमें से ये एक जो डायग्राम है ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ शिलालेख का। ये एक शिलालेख का डायग्राम है, ठीक है। उन्हें आम लोग नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए ब्राह्मण और पंडित उन्हें पढ़कर सुनाते थे, ठीक है। ये जो शिलालेख थे इन्हें आम लोग नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है, क्योंकि आम लोग बेचारे, जैसे आज भी ये कई सारे लोग हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, है ना। तो उस समय तो काफी ज्यादा लोग थे जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो इसके लिए क्या होता था, जो पंडित और ब्राह्मण जो लोग थे वो अधिक शिक्षित थे। उस समय पंडित और ब्राह्मण जो थे वो अधिक शिक्षित थे, तो वो उन्हें पढ़कर सुनाते थे। पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट शिलालेखों को डिकोड करने का काम करते हैं। जैसे कि अब ये शिलालेख आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये इसमें कौन सी भाषा में क्या लिखा हुआ है वो अपन को तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो पुरातत्वविद होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, वो इन शिलालेखों पे क्या लिखा हुआ है वो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है, तो वो उसको डिकोड करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये भी एक तरह के साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। कई शिलालेखों को ब्राह्मी और खगोष्ठी जैसे प्राचीन लिपियों में लिखा गया है। अब जैसे मैंने ये वाला आपके लिए डायग्राम रखा है, ठीक है, तो ये ब्राह्मी लिपि का है, ठीक है। अब जैसे इसमें ये लिखा हुआ है ना, ये उल्टा उल्टा जैसे के आकार का दिख रहा है आपको, इसको इन्होंने डिनोट किया है कि ये है, ठीक है, ऐसे अनार वाला। और ये जो ये भी उल्टा है, इसमें के है और इसमें ऊपर से थोड़ा सा इधर घुमाया हुआ है, ठीक है। तो इसको बोला है आ, इन्होंने आ बोला है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये लैंग्वेज को डिकोड करते हैं, ठीक है। फिर उनको पता लगता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये खगोष्ठी लिपि का जो है मैंने एक डायग्राम रखा गया है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पता लग सके कि कौन किस प्रकार की लिपि कैसी होती थी। जैसे ये खगोष्ठी है और ये वाली जो है वो ब्राह्मी लिपि है, ओके। अब आती है कब्रों और समाधियों से क्या पता चलता है।
कब्रों और समाधियों की खुदाई से मिली जानकारियां हमें बताती है अतीत में लोग मरने के बाद जिंदगी में विश्वास रखते थे। लोग ये मानते थे कि जैसे कोई अगर मर गया, ठीक है, तो उसके बाद भी उसका जीवन है और उसको उसकी जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है उनकी जरूरत पड़ती है। इसलिए कब्रों में सामान रखा जाता था। अब वो कई सारे सामान रख देते, जैसे मिट्टी के बर्तन रख दिए, हथियार रख दिए, आभूषण रख दिए, अनाज रख दिए। ठीक है, और कई कई कब्रें तो ऐसी भी देखी गई है जिनमें क्या करते थे लोग, जैसे कोई अमीर आदमी था, अब वो अगर मर गया तो उसके लिए दास दासियों को भी इसके साथ साथ उनके साथ साथ दफना दिया जाता था, क्योंकि वो यूं मानते थे कि इनको उनकी सेवा के लिए उनको दास दासी चाहिए। ठीक है, कई लोगों के लिए जैसे घोड़ों, कब्र के अंदर घोड़ों के भी अवशेष मिले हैं, घोड़ों की हड्डियों के भी अवशेष मिले हैं, बकरे बकरी, ऐसे भी कई सारे एविडेंस मिले हैं हमें। ठीक है, वो आप आगे के चैप्टर्स में देखोगे। फिलहाल के लिए आपको मिट्टी के बर्तन, हथियार, आभूषण और अनाज बताए गए हैं। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, मेहरगढ़ जो आज के पाकिस्तान में है, यहाँ कई प्राचीन कब्रें मिली है, काफी सारी जो मिली है कब्रें वो मेहरगढ़ के आज का जो पाकिस्तान है वहां पे मिली है। लोग अपने प्रियजनों को सजाकर दफनाते थे जिससे हमें उनके समाज की झलक मिलती है। क्या करते थे वो, जैसे जैसे कोई मर गया तो उसको बढ़िया नहला धुला कर, नए कपड़े वगैरह पहनाकर, आभूषण वगैरह, जैसे किसी की शादी नहीं होती तो वो शादी में दूल्हा दुल्हन तैयार होते हैं, उस तरीके से इनको सजाकर बढ़िया तैयार कर कुरा के फिर उसके बाद दफनाया करते थे। और जैसे अगर कोई ज्यादा अमीर होता था ना, तो वो देखो, ये मैंने आपको एक कब्र का फोटो दिखाया गया है। ये इन्होंने कब्र बनाई है ना, इसमें ये ऐसे ऐसे खड्डा करके कब्र बनाई, यहाँ पे लाश को गाड़ेंगे और इसके चारों तरफ ये देखो इन्होंने पत्थर बना दिए। ठीक है, ये बड़े बड़े इस प्रकार के पत्थर रख दिया करते थे। इस प्रकार के काफी सारे बड़े बड़े जो कब्र मिले हैं हमें। पुरातात्विक जो है वो कैसे काम करते हैं। पुरातात्विक बर्तने, पुराने बर्तन, सिक्के, आभूषण और औजार खोजकर उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि किस प्रकार के बर्तनों का यूज हुआ करता था। जैसे मिट्टी के बर्तन जो थे वो अधिक प्रचलित थे। ठीक है, और कई बार क्या होता था, जैसे हड्डियां वगैरह रहती है तो उनके भी बर्तन बना लिया करते थे। सिक्के जो हैं वो किस प्रकार की धातु के सिक्के थे, उससे हमें ये भी पता लगता है कि इन लोगों ने किस किस प्रकार की धातु का जो है वो उपयोग करना सीख लिया था। आभूषण, औजार, औजार जो अधिकतर रहते थे वो काहे के रहते थे, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, है ना, या फिर जो जानवर जो रहते थे उनकी हड्डियां हो गई, इस इन सब का वो औजार बनाया करते थे। इनको खोजने का अध्ययन करते हैं। क्या ये पुरातत्वविद जो भी होते हैं, ये बर्तन, सिक्के, आभूषण और औजार खोजकर उनका अध्ययन करते हैं और ये जानकारी प्राप्त करते हैं। वे खुदाई में मिले सामान को देखकर अनुमान लगाते हैं कि प्राचीन लोग कैसे रहते थे। ठीक है, बर्तनों से, सिक्कों से, आभूषणों से, औजारों से, इन सब से उनको पता लगता है कि ये जो प्राचीन लोग थे वो किस प्रकार से रहा करते थे, किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे, किस किस चीजों की उन्होंने खोज कर रखी थी। ठीक है, क्या क्या था जो जो जैसे किसी चीज के अवशेष हमें नहीं मिले, जैसे कि मान लिया हमें वहां पे लोहे से बना कुछ भी सामान नहीं मिला, तो हमें उससे क्या पता लगता है कि इन लोगों ने उस समय लोहे की खोज नहीं की थी। ठीक है, इस प्रकार से और भी काफी सारी चीजों की खोज नहीं हुई थी। खुदाई से मिली कुछ खास चीजें, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, अधिकतर जो है मिट्टी के बर्तन, भोजन पकाने के तरीका का पता चलता है, जैसे कि वो लोग जो थे जो मिट्टी के बर्तन में ही अधिकतर भोजन पकाया करते थे। पुराने सिक्के, व्यापार और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, पुराने सिक्के जो होते थे उन पर अधिकतर क्या होता था, जैसे राजा महाराजा रहते थे तो वो अपना नाम वगैरह भी लिखवा दिया करते थे, तो उससे ये पता लगता है कि ये जो सिक्का है वो किस समय का है ना, कौन से जो राजा है उनके समय ये सिक्का लॉन्च किया गया था। ठीक है, और व्यापार, जैसे कि कई दूसरे देश का सिक्का अगर हमें अपने देश में मिला है तो उससे क्या पता लगेगा कि वहां के जो लोग थे वो भी यहाँ पे आके व्यापार किया करते थे, इसलिए हमें ये सिक्का यहाँ, वहां का सिक्का यहाँ पे मिला है। अब अगर भारत का सिक्का है, भारत का सिक्का हमें कहीं अमेरिका में मिला, ठीक है, एक बार के लिए मान लो अमेरिका में मिला, तो अमेरिका में जो खोज होगी तो उन्हें उससे क्या पता लगेगा, उन्हें इससे ये पता लगेगा कि जो पुराना समय था उस समय भी लोग इतनी दूर दूर तक व्यापार किया करते थे, तो उससे ये पता लगता है कि कहाँ तक अपना व्यापार फैला हुआ था भारतवासियों का। ठीक है, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, अगर जैसे दूर दूर तक व्यापार हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, है ना। हड्डियों के अवशेष खान पान और जीवन शैली के बारे में बताते हैं। अब हड्डियां, जैसे कि नहीं माना, जैसे पुराने लोग थे उनके दांत जो है वो जैसे
पका के भोजन नहीं खाते थे आदि मानव, तो उनके दांत वगैरह जबड़े वगैरह थोड़े से बड़े बड़े रहते थे क्योंकि वो कच्चा मांस खाते थे। तो उनकी हड्डियां थोड़ी सी और दांत जो है वो थोड़े से ज्यादा मजबूत रहते थे, तीखे तीखे रहते थे। ठीक है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। अब हमें जो कंकालों के जो हम अध्ययन करते हैं उनसे हमें क्या क्या पता लगता है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे कि कंकाल का आकार छोटा है तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि ये कंकाल जो है वो किसी बच्चे का होगा क्योंकि छोटा है ना। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। ठीक है, ये जेंडर जो है उसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि छोटे जो बच्चे रहते हैं उनमें हमें ये तो पता लग गया कि ये बच्चे का है, लेकिन ये लड़के का है या लड़की का है वो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है? हाँ, लगा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि कोई कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है क्योंकि अधिकतर जो है वो महिलाएं ही आभूषण पहना करती थी। लेकिन पुराने जमाने में क्या था, उस समय कई सारे जो थे वो पुरुष भी औजार औजार क्या सॉरी आभूषण पहना पहना करते थे, है ना। लेकिन हमें इससे समझ के साथ समस्या है कि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, है ना। तो अब क्या होता है, कंकाल जो रहता है ना, अब उसमें जैसे महिला और पुरुष का अंदाजा लगाने के लिए क्या करते हैं कि महिला जो रहती है उसके कूल्हे का साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है ना, वो चौड़ा रहता है क्योंकि उनको बच्चे बच्चे वगैरह देती है वो, तो उसका आकार थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। तो इससे उन्हें अधिक आसानी से पता लग जाता है कि ये स्त्री का है या पुरुष का है। ठीक है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनको हड्डियों की जांच है। ठीक है। अब क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है इसलिए उनका कटी प्रवेश या कुलो पुरुष से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था क्योंकि जैसे वो बच्चों को जन्म देती है तो बच्चा जो है वो निकल के आता है तो उसके लिए उनको आकार जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कूलों का। ठीक है, ये समाज कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुए जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक इसको हटा दूं एक चरक संहिता नाम की किताब लिखी। ठीक है, तो एक चिकित्सा शास्त्री जो थे उन्होंने एक किताब लिखी। उनका उस किताब का क्या नाम रखा गया, चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। और वैद्य जी का नाम जो था वो क्या था, उनका नाम भी चरक था। तो इन्होंने अपने नाम पे एक किताब लिखी, चरक संहिता। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। ठीक है, लेकिन हमें तो बताया गया है कि 206 होती है। तो इन्होंने क्या बताया, ये आधुनिक शरीर रचना के विज्ञान की 200 हड्डियों से काफी ज्यादा है, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गिनती में दांत, जैसे अपने 32 दांत होते हैं तो उन्होंने वो भी प्लस कर दिए। ठीक है, हड्डियों के जोड़, अभी जैसे हड्डियों के जोड़ उन्होंने अलग अलग रख दिए कि ये ऐसा है ये ऐसा है। जैसे हमने क्या, जैसे हड्डियों में अगर कोई जोड़ है तो वो हम उसे एक गिन लेता है, इन्होंने उसे अलग अलग गिन दिया। और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई। तो इन्होंने दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर 360 बताई। और हम जो है आजकल अभी जो है वो 206 हड्डियां मानते हैं अपन। ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, जो जो हमने आज की क्लास में पढ़ा उसका पूरा कंक्लूजन क्या निकला। प्राचीन ग्रंथों से हमें धर्म, ठीक है, किस प्रकार के धर्म उस समय प्रचलित था, ठीक है, भाषा किस प्रकार की प्रचलित थी और परंपराओं की जानकारी मिलती है ना। ये हमें इससे पता लगा है इस वाले चैप्टर से। शिलालेख और ताम्रपत्र से राजाओं और साम्राज्यों का इतिहास पता चलता है। ठीक है, कब्रों और समाधियों से हमें सामाजिक मान्यताओं, किस प्रकार की सामाजिक मान्यताएं थी, है ना। जैसे कि लोग मानते थे कि पुराने जैसे वो मरने के बाद भी जीवन होता है, तो उसके लिए उन्होंने आवश्यकता के अनुसार जो जो चीजें थी वो उन्होंने कब्र में दफना दी। ठीक है, संस्कृति की झलक मिलती है। पुरातत्वविदों की खुदाई से हमें प्राचीन जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब मैं आपको देना चाहूंगा कुछ क्वेश्चन। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है ना। ये तो आपको बताना ही है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? शिलालेख किस पर लिखे जाते थे? ये भी कमेंट में बताना है। मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है? ठीक है, ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर देर पहले। और पुरातत्वविद क्या खोजते हैं? ठीक है, ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपको अभी के अभी कमेंट बॉक्स में करने हैं। ठीक है, ओके।
तो मैं इसको यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।